गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हम कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक है केमिकल साइंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमने देखा केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमने समझा था फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस ही हो रहे होते हैं, इसलिए हमने पहले फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को समझा। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स रिएक्शंस के ड्यूरिंग क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, और उसके आगे केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं ये भी कवर कर चुके हैं। अब इक्वेशंस होने के बाद, ये इतना कंप्लीट करने के बाद इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। पहले तो ये पॉइंट आता है, तो पहले जब ये पॉइंट आ रहा है कि रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, इसका रीज़न ये है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट कहाँ रिएक्टेंट साइड में हो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उतने ही क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ये रीज़न है, ये रीज़न क्यों है। अब जरा ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, क्या ओनली वन फॉर्म से। अगर एक कोई कंपाउंड बना हुआ है उससे हमने दूसरा कंपाउंड बना लिया, ऐसा करना तो पॉसिबल है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीज इन क्लास 9th। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in product of the chemical reaction has to be equal to the number of mass present in the reactant। यानी जितना क्या होगा मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही क्या होगा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, यानी दोनों को बैलेंस होना चाहिए। अदर वर्ड्स में हम उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले की बात करें या केमिकल रिएक्शन की बात करें, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स, यानी बात करें रिएक्टेंट साइड की या बात करें हम प्रोडक्ट साइड की, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं रहेंगे। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो हमने जो कल एक स्केलेटन बनाया था केमिकल इक्वेशन का, तो स्केलेटन मतलब क्या हो गया, हम सिंपली वर्ड इक्वेशन को उसको किस फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में लिख लिया, मतलब क्या बना लिया हमने, उसको एक स्केलेटन बना लिया है। क्या बना लिया, एक स्केलेटल बना लिया है। अब वो जो स्केलेटल है या तो ऑलरेडी बैलेंस हो सकता है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। ओके, इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो देखते हैं, हमें एक यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे जो जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना ले रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी रिएक्शंस के टाइप की बात करें तो कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, अब द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्म। अभी ये कैसा रिएक्शन था, वर्ड रिएक्शन था। अब वर्ड रिएक्शन को हम स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और एरो सिंबल बनाएंगे। एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वो इक्वेशन है, हमारा जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फॉर्म क्या हुआ है यहाँ पे, जिंक सल्फेट ZnSO4 बन गया। जिंक सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4, जिंक सल्फेट है इसलिए ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ZnO प्लस H2SO4 यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन गया है, ZnSO4 प्लस H2। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि जिंक और H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बना। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे LHS साइड को और RHS साइड को, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड में। अगर दोनों साइड इक्वल है तो तब तो हमारा रिएक्शन बैलेंस है, और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है दैट मीन्स हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जिंक कितना है, रिएक्टेंट साइड पे भी देख पा रहे हैं आप कितना है, रिएक्टेंट साइड पे भी देख पा रहे हैं आप, जिंक कितना है, 1 है। देखें आप, जिंक 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे भी देख पा रहे हैं जिंक 1 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोडक्ट साइड में भी जिंक 1 है। ओके, अब बात करें सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखो H2, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। वहीं प्रोडक्ट साइड की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात, सल्फर की बात कर लेते हैं।
तो देखो सल्फर, सल्फर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और RHS साइड में भी देख रहे हैं तो सल्फर कितना है 1 है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है ऑक्सीजन 4 है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जितना नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स हमारा प्रोडक्ट साइड में है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्केलेटल रिएक्शन जो हमने लिखा उसमें ऑलरेडी बैलेंस हो गया है ये, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए हम एक दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। Let us try to balance the following equation. Iron plus H2O. आयरन प्लस वाटर क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड प्लस H2, ओके, हाइड्रोजन। तो आयरन लिया हमने और क्या लिया? वाटर लिया, और इससे क्या बना? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, अगर इसको वर्ड रिएक्शन में लिखेंगे हम तो आयरन प्लस वाटर इज इक्वल टू, ये एरो सिंबल बना देंगे, एरो हेड, क्या हो जाएगा? Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गया है। ओके, ये लिखा हुआ है इसका एक स्केलेटल। ओके, ये रिएक्शन कैसा है? स्केलेटल फॉर्म में लिखा है आयरन प्लस Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको भी हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। इसको हमें बैलेंस करना है तो इसे देखें हम, आयरन यहाँ पे कितना है? LHS साइड में कितना है? 1 है, बट यहाँ पे Fe कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है, और रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे? जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड है, जो भी हमारे प्रोडक्ट साइड है, जो भी हमने रिएक्टेंट में लिए हैं और वो जो भी हमने प्रोडक्ट में लिए हैं, उनके अराउंड क्या बना देंगे? बॉक्स बना देंगे। उनको किसमें? एक बॉक्स में बंद कर देंगे। रिएक्टेंट साइड में जितने भी हमने प्लस सिंबल के थ्रू लिए हैं और प्रोडक्ट साइड में भी जितने भी हमने प्लस सिंबल के थ्रू लिए, उन सबको क्या बॉक्सेस में बंद कर देंगे। अब बॉक्सेस में क्यों बंद करते हैं? इसका रीज़न ये है कि हम जो चेंज करेंगे इनमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, इनके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो भी लगाएंगे हम बाहर लगाएंगे, 2 3 जो भी बैलेंस करने के लिए लगाएंगे वो बाहर यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या बना दी है? ब्रैकेट्स बना दिए हैं। स्टेप फर्स्ट क्लियर। अब स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 में क्या? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशंस में आप एटम्स देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं आयरन कितना है? 1 है। ओके, प्रोडक्ट में आयरन कितना है? देख रहे हैं 3 है। ओके, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देख पा रहे हैं आप कितना? 2 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। आपने देखा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। आयरन देखो एक जगह 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितना है? 3 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी 1 और 4 है। तो सबसे पहले हम स्टेप 3 में आपने ये कर लिया। अब स्टेप 2 में, स्टेप 3 में क्या करेंगे? अब हम इनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं हम आयरन को। आयरन देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अपोजिट साइड देख रहे हैं हम कितना है? 3 है। प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में ओनली उतना 1 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आयरन में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन में कितने का करेंगे? 3 का कर देंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे स्टेप 3 में क्या? इट इज़ ऑफ्टेन टू कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी ए रिएक्टर और प्रोडक्ट। In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4. तो मैक्सिमम नंबर किस में है? Fe3O4, मतलब आयरन ऑक्साइड में ही है। एटम्स की बात करें, and the element oxygen in it, there are 4 oxygen atom on the RHS. ओके, RHS साइड में कितना? 4 एटम ऑक्सीजन है, ओनली 1 इन द LHS। और LHS साइड पे कितना है? ओनली 1 है। तो इनिशियली हम सबसे पहले किसको बैलेंस कर लेते हैं? यहाँ पे हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन एटम को। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे 4 थे, रिएक्टेंट साइड पे कितना था? ओनली 1 था। तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे कितना H2O में क्या किया? 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे किसको बैलेंस करना है हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो हमने रिएक्टेंट साइड में 4 करने के लिए यहाँ पे कितने का? 4 का मल्टीप्लाई किया। तो हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन दोनों साइड हमारा बैलेंस हो गया, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। अब हमें क्या बैलेंस करना है? आयरन को बैलेंस करना है। अब बारी आती है आयरन की, ओके, और साथ में हाइड्रोजन की। ओके, तो इसके बाद जो लेस नंबर किसका है? आयरन का है। तो अगर हम आयरन में देखें और हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन में कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड अगर आप देख पा रहे हो, सॉरी,
रिएक्टेंट साइड अगर आप देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन ओनली 2 है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना है, हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ओनली कितना है, 2 है। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कहाँ पे कर देंगे, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट में हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 में कर दिया है। तो देखो रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे तो देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 2 8, ओके। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी 4। अब बचा क्या है बैलेंस करने के लिए, सिर्फ आयरन बचा हुआ है। ओके, आयरन को किस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, देखो आयरन प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 3 है, और रिएक्टेंट साइड पे कितना, ओनली 1 है। तो रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो उसको 3 करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयरन में देखो हमने प्रोडक्ट साइड में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे आयरन 3 हो गया, यहाँ पे आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें कितना, 4 2 8 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8 हो गया। इस तरह से जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट में एटम्स हैं, उतना हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया है। अब स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको जो हमने किस में लिखा हुआ था, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था, अब ब्रैकेट्स से बाहर कर लेंगे। फाइनली वी चेक द textures of the balance equation, we count atoms in each element of both side of the equation। तो देखें 3Fe 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2। यहाँ तक हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ साइड क्या हो गए हैं, हो गया है, इक्वल हो गए। मतलब कि अब हमारा इक्वेशन कैसा हो गया है, बैलेंस हो गया है। ओके, अब ये बैलेंस इक्वेशन होने के बाद अब क्या, अगर हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं अपनी इक्वेशन को, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनके साथ इसकी फिजिकल स्टेट वगैरह भी मेंशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें गैसियस स्टेट। अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट है, किस में है, गैसियस स्टेट में, तो उसको क्या जी सिंबल लिखते हैं। लिक्विड स्टेट में है तो क्या एल लिखते हैं। अगर वही सॉलिड स्टेट में है तो क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। और इक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो क्या लिखते हैं, ए क्यू लिख देते हैं। ओके, अगर ये हम साथ में लिख देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। तो हमने आयरन लिया था, देखो सॉलिड स्टेट में, तो क्या लिख दिया, एस लिख दिया है। वाटर कैसा, स्टीम के फॉर्म में लिया था हमने गैसेस स्टेट में, तो क्या जी लिखा है। Fe3O4, अब Fe3O4 जो बना है, आयरन ऑक्साइड क्या बना हुआ है, सॉलिड बना हुआ है, और H2 जो हुआ है गैसियस फॉर्म में रिलीज हुआ है। तो हमने और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारी इक्वेशन को उनके साथ उनकी स्टेट को भी मेंशन कर दिया है। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट दिस इज रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। H2O में G क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे H2O वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में ना लेके उसको स्टीम फॉर्म में लिया जा रहा है, इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह से ये एक मतलब जी लिखा हुआ है कि ये क्या है, स्टीम फॉर्म है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ओके, अगर स्पेसिफाई इसको करना जरूरी नहीं है तो हम नॉर्मली बैलेंस करने के लिए सिर्फ इक्वेशंस लिखते हैं, उसकी स्टेट को मेंशन नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया है कि हम किस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो किस तरह से रिएक्शंस बैलेंस होती हैं ये आपको मे बी क्लियर हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेजिए। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।